JMB friends, I welcome all of you from JMB group of school. फ्रेंड्स, अब तक हमने स्टैंडर्ड 9th के मैथ्स के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए. ओके, चारों के चारों चैप्टर ऐसे थे जो कहीं ना कहीं आपको आगे यूज में आएंगे. जैसे आप 10th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, 12th साइंस के अंदर पढ़ोगे, वो चारों चैप्टर कहीं ना कहीं पे यूज में आएंगे. अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5th, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री. ओके, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री. ओके, तो ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा आप समझो कि थियोरेटिकल चैप्टर है. आपको उसके अंदर कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. ओके, कुछ चीजों का प्रूफ होगा. यूक्लिड्स नाम के एक मैथमेटिशियन ने, जो कि ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनके कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर हमको पढ़ने हैं. ओके, तो ये थोड़ा चैप्टर थियोरेटिकल होगा, तो आपको जरा संभालना है. ओके, तो हम थोड़ा स्लोली ही जाएंगे इस चैप्टर के अंदर. स्टार्ट करते हैं. ओके, बहुत सारे साल पहले, मतलब जब मैथ्स नहीं था, तब हमारे, मतलब ऐसा समझिए कि ऋषि मुनियों के टाइम पे, ओके, बहुत बहुत ज़्यादा हज़ार साल पहले की बात है. तो तब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप ऐसा बोल सकते हो कि राजा महाराजाओं या ऋषि मुनियों के टाइम में कुछ ऐसा था. उनके महल बनाए जाते थे, लेकिन वहां पे किसी को कोई कैलकुलेशन, कोई आइडिया नहीं था. ओके, आप अगर बिफोर क्राइस्ट अगर 500 ईयर अबो सोचो, तो इजिप्ट के अंदर पिरामिड बना हुआ है. ओके, इजिप्ट के अंदर जो अभी पिरामिड आप देख रहे हो, वो बहुत सालों पहले बना हुआ है. तो वो जो है वो कुछ ऐसे टाइप का है. ओके, तो उस टाइम में उन लोगों को ये कैलकुलेशन का कुछ ना कुछ आइडिया रहा होगा. उनको हालांकि उनको ये सब पता नहीं था, इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेड्थ बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा लॉजिक लगाया होगा कि भाई जिसकी मदद से ये सारे शेप उनको पता चले. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, एक वर्ड है, ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं जियोमेट्री से. वर्ड जियोमेट्री. तो ये तब की बात है जब मैथ्स इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था. अभी आप जो पढ़ रहे हो कि भाई किसी भी चीज का एरिया फाइंड करना है, सर्कल का, या अगर सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, अगर स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ये सब फाइंड करना है, तो अभी आप इजीली कर सकते हो. लेकिन उस टाइम हमारे पास ऐसा कोई भी मेथड नहीं था. ओके, तो जियोमेट्री मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में. ओके, तो उसके रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है, तो आपको मजा आएगा. जियोमेट्री एक लैटिन वर्ड है, वो जियो प्लस मेट्री. ओके, 2 वर्ड से बना हुआ है. सर जियो मतलब क्या होता है? जियो मतलब अर्थ, एंड मेट्री मतलब क्या होता है? मेजरमेंट. तो मेजरमेंट, अर्थ के ऊपर का, इन शॉर्ट लैंड का मेजरमेंट. किसका फ्रेंड्स? लैंड का. ओके, फिर से आपको एक एग्जांपल दूं कि पुराने जमाने में क्या होता था कि सपोज एक फार्म है. ओके, उसके बाजू में दूसरे का फार्म है. तो पहले उन लोगों ने कोई बाउंड्री बना रखी है कि भाई ये इतना एरिया, इतना, मतलब वहां पे एरिया का तो मेजरमेंट पता नहीं था तब. इतनी बाउंड्री में इसका फार्म है, इतनी बाउंड्री में उसका फार्म, दूसरे थे, उसके बाद तीसरे का, उसके बाद जब कोई बाढ़ आ जाए या फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि भाई सारे जो बाउंड्री थी वो निकल जाए. ओके, तो फिर पता कैसे लगाएंगे कि सर किसका कितना फार्म होगा या किसका कितना एरिया कवर वाला फार्म होगा. तब ये मेथड जियोमेट्री यूज में आई कि सर लैंड का मेजरमेंट. लैंड का मेजरमेंट मतलब क्या होता है कि अगर आपको ऐसा बनाना है, ओके, हालांकि ये स्क्वायर होता है या फिर रेक्टेंगल होता है, ऐसा आगे की पर्सन को, किसी को कोई आइडिया था ही नहीं. ये कोई ऐसा शेप बना देते थे.
कि भाई ऐसा कोई शेप है जिसकी मदद से मैं बाउंड्री कर सकता हूँ। ओके, तो उसकी मदद से क्या हुआ, जियोमेट्री की मदद से लैंड का मेजरमेंट स्टार्ट हो गया। ओके, ऐसा कोई ड्रॉ किया, जो बाउंड्री थी उनको बोलते थे सरफेस। क्या बोलते थे फ्रेंड्स, सरफेस। बाउंड्री का जो एंड होता था उसको बोलते थे पॉइंट। ओके, जो अच्छा लाइन किसको बोलते थे, तो आप अगर आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर पढ़ोगे, ओके, तो आप उसके अंदर ऐसी डेफिनेशन दी है लाइन की, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ओके, ब्रेथलेस लेंथ मतलब इसकी कोई ब्रेथ नहीं होगी, लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ओके, तो ये सारी चीजें कहां से आई, ये सारी चीजें ये महाशय यूक्लिड्स की मदद से आई। ओके, चलिए फिर से अब तब की बात करते हैं जब जियोमेट्री जो है वो एक्शन में आने वाला था। ओके, तो एक मैथमेटिशियन है थेल्स, एक मैथमेटिशियन थेल्स है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर सर्कल जो होगा उसका डायामीटर जो होता है उसके 2 इक्वल पार्ट करता है। क्या बताया थेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने, क्या बताया, कोई भी सर्कल होगा अगर, तो उसका जो डायामीटर होगा, डायामीटर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि भाई सेंटर में से पास होने वाली लाइन, वेदर इट इज लाइक दिस, वेदर इट इज लाइक दिस। ओके, तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, लेकिन डायामीटर जो होगा, डायमीटर वाली जो लाइन होगी वो सर्कल के इक्वल पार्ट होगी। तो सर इसको तो प्रूफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, इसको कहीं पे भी आपको प्रूफ करने की, ये तो एक्सेप्टेबल है। आप अगर देखोगे, चलिए यहां से मैंने एक डायमीटर ड्रॉ किया तो ये दोनों इक्वल पार्ट हो गए। ओके, फिर आएगा पाइथागोरस ने ट्राइंगल के ऊपर बहुत सारे अपने थियरम्स रखे पाइथागोरस सर ने, कि ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है, ये है पाइथागोरस का रूल होता है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट वहां पे उन्होंने अप्लाई किया। ओके, फिर बात ये हुई कि यूक्लिड्स नाम के यूक्लिड्स जो थे वो ग्रीक एक मैथमेटिक्स के टीचर थे। ओके, फिर उनको इंटरेस्ट जागा इन सारी चीजों में, फिर वो आगे जाके मैथमेटिशियन भी बने। उन्होंने जितने भी, मतलब इंडिया में भी था ये कॉन्सेप्ट कि स्मॉल लेवल के ऊपर, अच्छा, अपने ऋषि मुनि जो थे वो एक हवन करते थे, आपको याद हो। ओके, हवन कुंड इसी शेप का होता है, देखिए ऐसा। उनको हालांकि पता नहीं था ये रेक्टेंगल होता है या फिर ये स्क्वायर होता है, उनको ऐसा कोई आइडिया नहीं था, लेकिन कोई ऐसा शेप होता है उनको ये पता था। ओके, फिर यूक्लिड्स ने क्या किया कि भाई सबका डेटा इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, सभी कॉन्सेप्ट थे जब सभी मैथमेटिशियन के, उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, एक ऑब्जर्वेशन किया उसके ऊपर। फिर उन सबको पढ़ने के बाद उन्होंने खुद का एक कॉन्सेप्ट दिया सभी को। ओके, खुद की एक बुक निकाली जिसके अंदर 13 एलिमेंट्स बुक थी वो। तो वो बुक के अंदर क्या था, बुक के अंदर उन्होंने 2 चीजें, ये ओके, ये जो 2 चीजें हैं फ्रेंड्स, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा। ओके, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। क्या, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। सर एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट क्या होता है, तो यूक्लिड्स ने ऐसा बोला कि एक्सियम्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि भाई ये यूनिवर्सल फैक्ट, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ओके, ये पूरे सरफेस का कहीं पे भी डिवाइड नहीं करता है। जैसे कि चलिए कोई लाइन ड्रॉ करूं, लाइन क्या करती है कि भाई ये जो बोर्ड है, बोर्ड एक सरफेस होता है, तो इसका 2 पार्ट में डिवाइड करती है। अगर मैं ऐसा बोलूं पॉइंट, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन में आपको टेक्स्ट बुक की पढ़ के बता रहा हूं, उन्होंने ये बोला कि अ पॉइंट दैट विच हैज नो पार्ट। तो मैंने जो बोला पॉइंट के बारे में, अ पॉइंट दैट विच हैज नॉट एनी पार्ट। ओके, तो यहां पे मैं अगर पॉइंट बनाऊंगा तो पॉइंट सरफेस का कोई भी पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा। तो ये तो दिख रहा है सर, तो लेकिन इसका कोई प्रूफ, तो कि प्रूफ नहीं है। ओके, जो यूनिवर्सली मैथमेटिक्स में फैक्ट होते हैं उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सियम्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा फ्रेंड्स, एक्सियम्स।
ओके, एंड ओनली फॉर जियोमेट्री जो यूज होता है, ओनली फॉर जियोमेट्री, उसको मैं क्या बोलूंगा? पोस्टुलेट। क्या बोलूंगा? पोस्टुलेट। ओके, तो यहाँ पे दो वर्ड्स आपको इस चैप्टर के अंदर सीखने पड़ेंगे, एक तो एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट। चलिए, तो एक्सियोम के बारे में मैंने आपको ये बताया कि कुछ ऐसे फैक्ट, मैथमेटिकली फैक्ट्स होते हैं जो आपको क्या करने पड़ेंगे फ्रेंड्स? आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि भाई हाँ ये तो है, ये तो दिख रहा है, तो यहाँ पे या हर जगह पे वो फैक्ट क्या होगा? सही होगा। ओके, उसका कोई प्रूफ नहीं, लेकिन एक्सियोम्स क्या होगा? मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल फॉर होल मैथ्स। लेकिन पोस्टुलेट क्या होगा फ्रेंड्स? पोस्टुलेट मतलब आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि वो ओनली एप्लीकेबल फॉर जियोमेट्री, और ऐसा तो कोई प्रूफ होता ही होगा पोस्टुलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक जनरल में आपको बात बताऊं, पोस्टुलेट मतलब क्या? पाइथागोरस का एक थ्योरम, जो कि आपको पता होगा, आप शायद से पढ़े हो। ओके, या फिर आएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ओके, तो ये बात थी किसकी? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री। अभी मैंने जस्ट जियोमेट्री के बारे में बताया। तो यूक्लिड्स नाम के मैथमेटिशियन ने अपने कुछ एक्सियोम्स रखे और पोस्टुलेट रखे। ओके, जिसकी मदद से ये क्या हुआ? पूरा का पूरा यूक्लिड्स का जियोमेट्री एक पूरा कॉन्सेप्ट बन गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब तो कि सर एक दो मैं यहां पे पढ़ के बता रहा हूं। पहला तो मैंने आपको बताया, अ पॉइंट विच हैज नॉट एनी पार्ट। यहां पे अगर सरफेस के ऊपर मैं कोई यहां पे ड्रॉ करूं, यहां पे ड्रॉ करूं, यहां पे ड्रॉ करूं, कोई भी पॉइंट हो, वो सरफेस का कोई भी पार्ट में डिवीजन नहीं करेगा। दूसरा, अ लाइन इज अ ब्रेडलेस लेंथ। ओके, द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। ओके, ये बात सही है। अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, ओके, तो इसका जो भी एंड होगा, देखिए यहां पे कोई ना कोई पॉइंट ही होगा। ओके, फिर एक बोला है, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ। ओके, स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन है, देखिए इसके ऊपर के पॉइंट होंगे। ओके, ये स्ट्रेट लाइन में कोई ड्रॉ कर दूं। फिर एक है, किसी भी लाइन को बनने के लिए मैक्सिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो क्या बनेगा? लाइन बनेगा। ऐसी कुछ बातें जो यूक्लिड्स ने हमको दी है। ओके, और उसका हम यूनिवर्सली मैथमेटिक्स के अंदर एक्सेप्ट करेंगे कि भाई हाँ ये जो है वो सच बात है, तो ये प्रूफ करना जरूरी नहीं है। ऐसा आप समझ सकते हो, 2 पॉइंट होगा, अगर आपके पास 2 पॉइंट में से एक ही तो लाइन बना सकते, 2 पॉइंट्स की मदद से एक लाइन बनेगी। यस, तो ये सब लाइन बना दी मैंने। ओके, चलिए अब तो कि सर यूक्लिड्स के एक्सियोम्स क्या थे वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बहुत ही छोटे से, और सारे के सारे एक्सियोम्स आपको पता होने चाहिए फ्रेंड्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैंने आपको कुछ एक्सियोम्स लिख के दिखाई। ये जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, तो आपको यहाँ पे ये सारे जो मैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखा हूँ, आपको अपनी फेयर बुक के अंदर लिखने पड़ेंगे। आपको अच्छे से रिफर करना है इसको। ओके, प्रिपेयर करना है इसको। यूक्लिड्स एक्सियोम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, तो सर यहां से मैं स्टार्ट करता हूं कि ये जो एक्सियोम्स है वो 1 बाय 1 हम कैसे प्रूफ करेंगे। 1 बाय 1 देखिए, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी एक्सेप्ट कर सकते हो। कैसे सर? पहला मैं बताऊं, अगर मैं कोई a इज इक्वल टू बी लिखूं, मुझे क्या बोला है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। तो a जो है वो पहली थिंग है, वो b को इक्वल है। ओके, d जो है वो एक थिंग है जो b को इक्वल है। तो यही हुआ ना, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। ये दोनों थिंग्स है, ये दोनों इक्वल है सेम थिंग को, तो ये b दोनों सेम है। ओके, आर इक्वल टू वन अनदर। ओके सर, तो अगर a इज इक्वल टू बी होगा, d इज इक्वल टू बी होगा, तो इनडायरेक्टली a इज इक्वल टू d तो होगा। यस, ओके, आप यहां पे देख सकते हो कि भाई a इक्वल टू मैंने d लिया, d इक्वल टू मैंने b लिया, तो यहां पे इन शॉर्ट a और d इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? इक्वली हो जाएगा। इसमें कोई प्रूफ की हमको जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, चलिए दूसरा,
इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द वोल आर इक्वल्स। ओके, मुझे यहाँ पे क्या बोला है कि भाई दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये है 2 है यहाँ पे, ये भी कोई 2 है, दो इक्वल्स होंगे, उसके अंदर मैं इक्वल नंबर ऐड करूंगा, मतलब दोनों के अंदर 5 5 ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया 7 7, तो ये दोनों भी इक्वल हैं। फिर से मैं पढ़ता हूं, इफ द इक्वल्स आर एडेड मतलब ये 5 5 दोनों इक्वल है, एडेड टू इक्वल्स मतलब 2 2 जो पहले मैंने सम का स्टार्ट कैसे किया था, ऐसा कि इफ वी हैव 2 हियर और 2 हियर, दो इक्वल नंबर के अंदर मैं इक्वल नंबर ऐड करूंगा, यहां पे सपोज 3 ऐड करता हूं, यहां पे भी सपोज 3 ऐड करता हूं, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। हाँ, ये सही है। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये जो है एक्सिम्स वो एक्सेप्टेबल है मैथमेटिकली, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अच्छा मैंने ये एडिशन के लिए, अब सब्ट्रैक्शन के लिए बात करते हैं। चलिए, सब्ट्रैक्शन में क्या बोलता है कि अगर मैं दो इक्वल है आपके पास, दोनों इक्वल्स के अंदर से इक्वल नंबर क्या करूंगा, माइनस करूंगा। सपोज यहां से -2 किया, सपोज यहां से -2, तो मुझे आंसर मिला 3, तो दोनों साइड ही 3 मिलेगा। ओके, तो ये एक्सिम्स का बोलता है इफ इक्वल्स आर, अच्छा सॉरी, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल्स। ओके, तो क्या हो गया, रिमेनिंग नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, चलिए, things which are coincide with one another are equal to one another। सर इसका एक सीधा सा मीनिंग ये होता है, फोर्थ में बता रहा हूं आपको, फोर्थ प्रॉपर्टी, कि अगर दो एक जैसी दिखने वाली चीज है, जैसे कि ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस में बोलूं 2 सेंटीमीटर है, ये दूसरा सर्कल है जिसको मैं बोलूं जिसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, तो एक जैसे दिखने वाली चीज, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, मतलब ये जो जैसे सर्कल बना होगा वैसे ही ये सर्कल बना होगा, दोनों इक्वल होगा। हाँ, तो आप बोल सकते हो क्या, इफ थिंग्स विच कोइंसिडेंट विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ये दोनों इक्वल कब होगी, जब दोनों की रेडियस 2 सेंटीमीटर होगी। यस, तो इसकी रेडियस भी 2 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस भी 2 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे। तो ऐसे मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो है वो एक्सियोम है किसका, यूक्लिड्स का फोर्थ एक्सियोम। द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स, ये अच्छा है। ओके, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिस्कशन करूं कि अगर मैं कोई बॉक्स रखूं, उसके अंदर कितने हैं, 100 एलिमेंट है, क्या है 100 एलिमेंट। ओके, तो इसके मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, सपोज एक पार्ट है 70 का और एक पार्ट है 30 का। तो अगर मैंने 100 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि भाई जो 2 पार्ट्स होंगे वो 100 से बड़े होंगे, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 100 के ही 2 पार्ट हुए हैं, एक 70 है और एक 30, तो 70 जो होगा वो 100 से छोटा होगा एंड 30 जो होगा वो भी क्या होगा फ्रेंड्स, 100 से छोटा ही होगा। दैट्स व्हाई ये मुझे क्या बोल, द वोल इज ग्रेटर। ओके, तो ये क्या, वोल मतलब ये 100 नंबर है, इज ग्रेटर देन द पार्ट्स, तो इसके 2 पार्ट के 70 और 30, तो दोनों के दोनों पार्ट 100 से तो छोटे ही होंगे। दैट्स व्हाई 100 इज ग्रेटर देन 70 एंड 30। ओके, तो ये एक्सियोम क्या होता है, एक्सेप्टेबल हो जाता है। ओके, यहाँ पे 6 देखिए, 6 के बारे में मैं आपको बोलूं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन। ओके सर, 6 समझाइए, यहां पे मैं आपको 6 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं। ओके, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, मतलब अगर मैं 2x इज इक्वल टू y लिखता हूं, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग, मतलब 2x इज इक्वल टू y भी है और 2x इज इक्वल टू z भी, ये 2 थिंग्स हो गई। यस, कैसे, फिर से पढ़ो, द थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स, तो 2x इज इक्वल टू y एंड 2x इज इक्वल टू z, ऐसा मैं लिख सकता हूं, आर इक्वल टू वन अनदर। इन शॉर्ट, ये जो y एंड z होगा वो इक्वल ही होगा फ्रेंड्स। ओके, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ समझना है कि भाई ये जो एक्सियोम है, एक्सियोम है वो क्या बोलना चाहता है। ओके
थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। ओके, चलिए यहाँ पे मैंने प्रूफ किया 2x इज इक्वल टू वाई ले, 2x इज इक्वल टू जेड ले, तो इनडायरेक्टली y इज इक्वल टू जेड। ओके, ये हमारा क्या हो गया 6 एक्सियोम्स। अब थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। चलिए लास्ट वाला क्या बोल रहा है कि थिंग्स विच आर हाफ, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मैं x को हाफ करता हूं वो कोई नंबर a के इक्वल है, ऐसे ही मैं x का हाफ करता हूं वो कोई नंबर b के इक्वल होगा। तो इनडायरेक्टली फ्रेंड्स आप a इज इक्वल टू b तो लिख ही सकते हो। ओके, तो यहां पे फिर से पढ़ रहा हूं, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, मतलब x/2 जो आंसर A देगा, x/2 आंसर B दे रहा है, तो इन शॉर्ट A इज इक्वल टू B होगा ही होगा। ओके, तो यहां पे हमने क्या किया फ्रेंड्स, जो भी यूक्लिड्स की जियोमेट्री का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसके एक्सियोम्स हमने थोड़े बहुत डिस्कशन किए। ओके, तो अब आज के लेक्चर के लिए हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पोस्टुलेट पढ़ेंगे यूक्लिड्स के जियोमेट्री थ्योरम के, एंड जो भी एक्सरसाइज है हम स्टार्ट करेंगे 5.1 और उसके कुछ सम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, तब तक के लिए प्लीज एक बार सारा का सारा जो आज लेक्चर लिया है एक बार अच्छे से टेक्स्ट बुक के साथ पढ़िए, प्रिपेयर करिए। ओके, जय अम्बे।